Walaikum assalam, teacher. Today we will start our work from exercise 11B, page number 275 from question number 12. So I request you all to get that page. All the boys of the class need to turn on their cameras. So this is Shayan. Shayan, you need to turn on your camera. So this is my exercise 11B. Next page number 275. Question number 12. I'm going to take start from question number 12. I'll try my best to complete my question number 12, 13, 14, 15 and 16. We have to complete 1, 2, 3, 4, 5 questions in the class today. So I hope आप सबको पता चल गया होगा question क्या है. This is exercise 11B. 11B. Page number 275. Okay, I'm going to start my question number 12. This is our question number 12, which is in a rectangle. From question number 12, we have to plot our diagrams by ourselves. अब तक हमें जितने भी सवाल थे उसमें डायग्राम्स खुद दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड हमें जो डायग्राम्स है वो खुद ड्रॉ करनी पड़ेंगे. क्वेश्चन को पढ़ के हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किस एंगल और किस साइड की शेप की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 12 is rectangle ABCD. So first of all, I'm going to draw a rectangle. This is your exercise 11B. Question number 12. In question number 12, you are asked to draw a rectangle. So ये मैंने एक rectangle draw कर ली है. ABCD. Rectangle की opposite sides parallel भी होती हैं और interior angle 90 डिग्री का होता है और opposite sides आपस में equal भी होती है. E is the midpoint of AB. E आपके पास क्या है? AB का midpoint. तो E is the midpoint of AB. Midpoint होने का मतलब है कि अब ये दोनों लेंथ जो है आपके पास equal हो गई है. I request you all to mute yourself. कलीम रजा अपनी खुद को म्यूट कर लें और अपना कैमरा ऑन कर लें. कलीम, टीचर कह रही कैमरा ऑन करो. कलीम अपना माइक ऑफ कर लें और अपना कैमरा ऑन रखें. E is the midpoint of AB. इसका मतलब है कि ये दोनों लेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इक्वल हाफ्स में डिस्टेंस पर जाकर जो है E आपके पास आ रहा है. एंड CED is 118. CED, अब देखिए हम CED कैसे ड्रॉ करेंगे. जैसे CE and D, ये वाला जो एंगल है आपके पास कितना है जी? 118. And what we have to find in the first part, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का गिवन डेटा कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट पार्ट हमने क्या फाइंड करना है? ADE. We need to find ADE. मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मैंने ADE फाइंड आउट करना है. तो जरा गौर से देखें, क्योंकि आपके पास E मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये दोनों लेंस भी जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी. कि ये दो लेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये दो लेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी. CE और इफ यू गो टू द ट्रायंगल C, तो आप ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है. एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. और उसके बेस एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. उसके साइड्स पर बनने वाले, उसके एजेस पर बनने वाले एंगल भी सेम. अब इस x प्लस 118 इज इक्वल टू 180 पास आ जाएगा 2x प्लस 118 इज इक्वल टू 180. 2x is equal to 180 minus 118. This is the adding. So on the other side it will be subtracted. 10 minus 8 is 2. 7 minus 1 is 6.
2 is being multiplied on the other side, it will be divided 62 divided by 2. Division कर लें तो आपके पास एंगल कितना आ जाए 31. इसका मतलब है this angle is 31 and this angle is also 31. लेकिन हमने फाइंड आउट करना था ADE. ये मैंने इसको y कंसीडर कर लिया. अगर आप देखिए, अगर आप किसी भी रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल को देखें तो उसके हर कॉर्नर पे एंगल क्या बन रहा होता है 90 डिग्री का. इसका मतलब है कि अगर ये जो मेरा x और ये जो y इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर कितना आना चाहिए 90 डिग्री. सो यहाँ पर लिखेंगे जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये वर्किंग हमने किया एट पॉइंट D. अब यहाँ पर लिख दें एट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, y is equal to 90 minus 31, y is equal to 10 minus 1 is 9 and 8 minus 3 is 5. तो यहाँ के पास y की वैल्यू कितनी आती है 53. हमने क्या एंगल फाइंड आउट किया ADE, वो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 59. दोबारा से देख लेंगे. आवाज नहीं आ रही. हमें दी गई थी ABC रेक्टेंगल जिसमें दो साइड E is the टीचर आपकी वीडियो और आवाज दोनों बहुत रुक रुक कर आ रही हैं. यस टीचर. If this angle is 118 and E is the midpoint, which means that CE and ED will also be equal. Then moving toward the triangle CED. In this triangle, you can see the two lengths are equal, which means it's an isosceles triangle. In isosceles triangle, base angles are also same. Base angles are equal, so I have named my base angle to be x. Hence, both angles will be x. So in a triangle CED, x plus 18 is equal to 180 because sum of angles in a triangle is 180. 2x plus 18 is 180. 18 was adding on the other side. It will be subtracted. After calculating, we got a value of x to be 31. But I was asked to find out my value of ADE. So ADE, I named that angle to be y. So when you see at point D, 90 degree. So when you will add x plus y at point D, the sum be equal to 98 because the interior angle value of to be y to be 59 degree. That was your first part. Now I'm going towards my second part. In your second part, टीचर आपकी जो आवाज जो है वो भी कट के आ रही है और वीडियो पॉज हो जाती है बीच में. Okay, I'll try कि मैं अब स्लो बोलूं और स्लो बोलूं और अपनी वीडियो कैमरा भी थोड़ा इसको ना क्लियर कर लूं. सेकेंड पार्ट में आपने DCE फाइंड आउट करना है. तो जब आप अपने ट्राइंगल को रेक्टेंगल को देखें, इसमें एंगल DCE तो ये DCE हमने ऑलरेडी x जो है वो 31 फाइंड आउट कर ली है. तो आपने सिर्फ DCE के सॉल्यूशन में जाके लिख देना है कि DCE एंगल जो है वो x था
जो कि हमने वैल्यूज की 31 फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड आउट कर ली। सिर्फ इतना ही आपका सेकंड पार्ट की वर्किंग होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में दोबारा से देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक रेक्टेंगल गिवन थी ABCD। इस रेक्टेंगल में E एक मिड पॉइंट था AB का, और CED जो एंगल था वो 118 था। इसका मतलब है कि ये CE और ED दोनों लेंथ आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो जब आप DCE ट्रायंगल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि DCE ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसकी दो साइड लाइंस आपस में इक्वल होंगी। तो मतलब है कि बेस एंगल जो है वो आपके सेम हो जाएंगे। मैंने दोनों बेस एंगल्स को x का नाम दिया है, और CED ट्रायंगल में x प्लस एक्स 180, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू ये वाला एंगल, तो मैंने इसको y का, मतलब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एंगल 15 है। इसका मतलब है कि आपके पास ADE एंगल आ गया। DCE ये आपके पास एंगल x है, तो सिर्फ आपने सेकंड पार्ट में जाके लिख देना कि डी चलती है 31। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी ने पिक्चर लेनी है देन प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 13 का भी डाटा से हमने लगाने के इसकी शेप कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13 में वी आर गिवन विद द पैरेललोग्राम PQRS। तो मैं PQR पैरेलल PQRS
क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है। पी क्यू आर एस 42 डिग्री एंगल है। ये कंप्लीट आर पे एंगल 70 डिग्री है। आपने पी क्यू आर ये एक्स एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें, क्योंकि पी क्यू और एस आर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। लाइंस पैरेलल होने की वजह से इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल और ये एक्स 70 और एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। आपने फाइंड आउट करना है पी क्यू आर, जिसको हमने नाम दे दिया है एक्स का, और हमने कहा है कि जी एक्स और 70 180 डिग्री दे विल ऐड अप टू मेक 180 डिग्री। यहाँ पे आपने रीजन क्या दे देना है, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। 70 ऐड हो रहा है, उस तरफ जाकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास 180 में से 170 जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा 110। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो आपके पास कितना है, 110 है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था पी क्यू आर जिसकी वैल्यू आई है 110। सेकंड आपने क्या फाइंड आउट करना है, पी आर क्यू। तो देखेंगे आपने फाइंड आउट करना है पी आर क्यू। ये लोअर एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस लोअर एंगल को मैं वाई का नाम दे देती हूँ। ये पूरा एंगल 70 था, लेकिन मैंने सिर्फ लोअर एंगल फाइंड आउट करना है पी आर क्यू। अब आप ट्राइंगल पी आर क्यू में ही चले जाएं तो 42 110 और y, देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू आर में आप चले जाएं, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप मूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि 42 110 जो कि x था और y जो हम न्यू एंगल से पोज किया है, दे आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180। 42 और 110 हो जाएंगे 10 और 42 हो जाएंगे 152 प्लस y इज इक्वल टू 180। y is equal to 180 minus 152. y is equal to 10 minus 2 is 8. 7 minus 5 is 2. इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 28। p r q आपके पास एंगल कितना आ गया, 28 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पैरेललोग्राम दी गई थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक रेक्टेंगल दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाए आप। 14 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या डिस्कस हो रही है, रोम्बस। तो हमने पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की थी, फिर हमने पैरेललोग्राम, और अब हम कैसा क्वेश्चन करने लगे हैं, रोम्बस का। रोम्बस है WXYZ। तो जी रोम्बस आपको पता है 4 साइडेड फिगर होते हैं जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री में होता है। WXYZ इसकी चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल होती हैं। WXY is 108। WXY is 108। WXY ये जो एंगल है आपके पास कितना है, 108। What you have to find in the first part? फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है जी, XZY।
एक्स जी वाई आप लोगों ने निकालना है। तो आप देख लें जी, एक्स जी वाई, तो ये एक्स से जब आप जी पर जाएंगे, ये वाई, ये एंगल आप लोगों ने एक्स फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि रोम्बस में ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अगर ये पूरा एंगल 108 है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 108। ऐसे ही है। अगर हम कह रहे हैं कि डब्ल्यू एक्स वाई एंगल जो है वो 108 है, तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू जी वाई, डब्ल्यू जी वाई ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 108 होगा। और जब डायगोनल गुजरता है तो वो इंटीरियर एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। अगर इस वक्त एंगल जो है वो 108 है, अगर इस वक्त एंगल कितना है 108, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 108 का हाफ ये हो जाएगा 54। तो इसका मतलब है कि दोनों हाफ्स में एंगल कितना होगा, 54। इसका मतलब है डब्ल्यू जी वाई, डब्ल्यू जी वाई जो है वो 108 का हाफ होगा। और हाफ करने के लिए आप हमेशा एंगल को किसी भी चीज का अगर आपने हाफ करना हो तो आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जो डब्ल्यू जी वाई है वो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू जी वाई। दैट वाज, ये आपके पास था फर्स्ट डब्ल्यू जी वाई फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट में एक्स वाई जी, एक्स वाई एंड जी, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप चले जाएं देखें कि ये जब डायगोनल गुजर है तो इक्वल हाफ कर देगा, तो ये भी 54 हो जाएगा। तो ये 54 अब ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये आप लोग देख लें, फिर सेकंड पार्ट में आप लिख दें कि इसको आप, क्योंकि वाई यूज हुआ है, आप इसको आर का नाम दे दें। मैंने, आपने कैपिटल आर यूज करना है, कैपिटल आर यूज कर लें। 54 और कैपिटल आर 54। और ये ट्रायंगल कौन सा है, एक्स जी वाई, एक्स जी वाई। 54 plus 54 plus r is equal to 180. Sum of angle in a triangle is 180. ये हो जाएगा 108 plus r is equal to 180. r is equal to 180 minus 108. r is equal to 80 में से 8 चले जाएंगे तो रह जाएगा 72। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो आपके पास कितना है, 72। ये आपके पास है सेकंड पार्ट। इसका मतलब है कि एक्स वाई जी दिस एंगल इज 72 डिग्रीज। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जी एक्स डब्ल्यू वाई। इन थर्ड पार्ट एक्स डब्ल्यू वाई, एक्स डब्ल्यू वाई। अब ये डब्ल्यू वाई पे जब आप जाएंगे तो आपको चलेगा कि दोबारा से आपको हाफ करना पड़ेगा। ऑपोजिट एंगल फिर 72 और 72, ये भी 72 पूरा एंगल हो जाएगा। 72 का हाफ करें तो आपके पास आ जाएगा जी 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 और फिर 36 आ जाता है। इसका मतलब कि जी डब्ल्यू एक्स वाई आपके पास आ जाएगा 36, क्योंकि ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे। ये पूरा 72 है तो ये पूरा भी 72 हो जाएगा, लेकिन जब डायगोनल गुजरेगा तो वो इंटीरियर एंगल को क्या कर देगा, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। इस वक्त हमारे पास इंटीरियर एंगल 72 था, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 36। तो आपके पास जो एक्स डब्ल्यू है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दोबारा से देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 के 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक रोम्बस दिया गया था डब्ल्यू एक्स वाई जी, जिसमें आपके पास एक्स के ऊपर एंगल जो है वो 108 था। फर्स्ट पार्ट में आपने एक्स जी वाई फाइंड आउट करना था। तो एक्स जी वाई फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि ये ऑपोजिट एंगल्स आपके पास सेम हो जाएंगे। अगर ये 108 है तो ऑपोजिट एंगल भी 108 हो जाएगा। और जब डायगोनल गुजरेगा तो वो इंटीरियर एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि 108 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएंगे 54। तो आपके पास जो है वो डब्ल्यू जी वाई, सॉरी ये डब्ल्यू जी वाई नहीं है, दिस इज एक्स जी वाई। ये आपके पास है जी एक्स जी वाई, एक्स जी वाई एंगल आपके पास आ जाएगा 54 डिग्रीज। सेकेंड पार्ट में एक्स वाई जी, अब ये भी 54 हो जाएगा अपर हाफ, ये भी अपर हाफ 54 हो जाएगा। और ये मैंने एंगल कैपिटल आर का नाम दे दिया। 54 कैपिटल आर को ऐड करें 180 आना चाहिए। सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180, वहां से आर की वैल्यू आ गई 72। डब्ल्यू जो हमने एक्स वाई जी फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू आ गई 72। अब ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी सेम हो जाएंगे, 72 है तो ये भी आपके पास कंप्लीट एंगल 72 हो जाएगा। लेकिन जब डायगोनल गुजरेगा तो वो इंटीरियर एंगल को कर देगा बाइसेक्ट, यानी कि 72 को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा 36।
वहां से आप एक्स डब्ल्यू वाई भी कितना निकाल लेंगे, 36 निकालेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 की सारी वर्किंग है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की डायग्राम है। 2 सवाल रह गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को शुरू से शो करवा देती हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 से करना स्टार्ट किए। ये क्वेश्चन नंबर 12 था जिसमें हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया। साथ साथ जरा पिक्चर लेते जाएं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। ये बाकी क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गाइड कर देती हूँ करना है कैसे है, लेकिन क्वेश्चन 16 कम्प्लीटली जीरो असाइनमेंट ना आप लोगों ने ही है, लेकिन 16 में गाइड भी नहीं करूंगी, वो आप लोगों ने हर सूरत करना। ट्रेपीजियम है ABCD, तो मैंने सबसे पहले ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया, ABCD और DC पैरेलल है, तो AB और DC आपने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। AB और AD बराबर है, AB और AD दोनों लेंस में बराबर है। BCD is 54, BCD this is 52, ADC, ADC ये आपके पास एंगल 62। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है A, B और D। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है CBD, CBD ये अपर एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये कर लेना कि 52 का ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये दोनों इंटीरियर हो जाएंगे। 52 का ऑपोजिट फाइंड आउट कर लो, यहाँ से 62 का ऑपोजिट फाइंड आउट कर लो, इंटीरियर एंगल से ही दोनों निकल आएंगे। उसके बाद डायगोनल गुजरा तो इंटीरियर एंगल अपने आप बाइसेक्ट हो जाएगा, तो CBD भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा और ABD भी दोनों आपके पास वैसे ही आ जाएंगे। सिर्फ डायगोनल को बाइसेक्ट कर दें, इंटीरियर एंगल को, 52 का ऑपोजिट वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, आपका अपना काम, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 काइट है, ये आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। अभी टाइम शॉर्ट है तो 15 और 16 मैं सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन 15 और 16 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हमने किया क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हमारी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11 भी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ आई रिक्वेस्ट योर होस्ट टू अनम्यूट यू ऑल सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। खुद को अनम्यूट कर लें और जो सवाल पूछना है पूछ लें। I request your host to unmute the students so that we can start a question answer session. ताहिर आमिर प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठे। ताहिर आमिर, I request your host कि वो सबको अनम्यूट कर दें so that we can start our question answer session. आप खुद को अनम्यूट करते रहिएगा। I request your host to unmute the students. ताहिर और तबीन अपना कैमरा ऑन करके बैठे। I request the host to unmute the students so that we can start our question answer session. If they are having any difficulties, they can consult with me. I request the host कि वो स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें, आप खुद को अनम्यूट करके चेक करते रहें।
ताहिर आपका कैमरा यहाँ पे ऑन शो नहीं हो रहा. I request the host to unmute the student so that we can start our question answer session. ताहिर अपना कैमरा ऑन करके बैठे. जब तक होस्ट आप लोगों को अनम्यूट करता है तब तक मैं आप लोगों को सवाल दोबारा शो कर देती हूँ ताकि आप लोग उसकी एक बार पिक्चर ले लें. जल्दी से जरा स्क्रीनशॉट ले लेगा बिकॉज आपके म्यूट हैं आप लोग तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पिक्चर ले ली आप लोगों ने या नहीं ली है. तभी क्लास में टेंशन रखें अपनी. आई होप आप सबने पिक्चर ले ली हो. अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चंस के लिए तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप साइन. मुसफ किसी सवाल की पिक्चर नहीं चाहिए देन गिव मी अ थम्स अप साइन. I request the host to unmute the student so that if they are having any difficulty वो मुझसे डिस्कस कर लें. होस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें. अगर आप लोग अनम्यूट नहीं होते तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले वेंसडे को हम पहले क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे आज के क्वेश्चन आंसर्स के मुतालिक और फिर हम जो है वो नेक्स्ट पे मूव कर देंगे. पहले आपको जो डिफिकल्टी हुई आप पहले उस क्लास में पहले वो पूछ लेगा. I request the host to unmute the students. हसन और तबीन अपना कैमरा ऑन करके बैठे. हसन और तबीन.
आज आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले आपकी डिफिकल्टी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज अगर आपको जो भी डिफिकल्टी है वो आप नोट डाउन कर लें, जो भी आपने सवाल पूछना था वो आप साथ ही नोट डाउन कर लें, जो भी सवाल आपने पूछना था। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले वेडनेसडे को हम पहले वो सवाल आपके देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चले जाएंगे।